नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज उत्तराखंड टेट की इस गणित की क्लास में। जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आ रहा होगा, आप सभी की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि आखिर पेपर में क्या पूछे जाने वाला है। तो आज की क्लास को बहुत ही मन लगा करके देखिएगा, क्योंकि यहां से जो मैं आपको क्लासेस कराने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। आपकी क्लासेस की संख्या, क्वेश्चंस की संख्या सब बढ़ने वाला है। मस्त तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा और सभी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा। शुरुआत करेंगे यहां पर साथियों कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ जो कि आपके एग्जाम से लिए गए हैं। आप देख पाएंगे कि ये सभी प्रश्न आपके खुद के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर पूछा गया है कि एक अनुक्रम दिया हुआ है और इस अनुक्रम में अगला क्रम क्या होगा। आपसे क्या कह दिया भाई, इस अनुक्रम में अगला क्रम क्या होगा। सबसे पहले हमें दिया 2, 2 के बाद हमको दिया 3, 3 के बाद हमको दिया 5, 5 के बाद हमको दिया 9, 9 के बाद दिया 17 और 17 के बाद दिया 33। क्या दिया है दोस्त? 33। अब यहां पर जो आपको ध्यान देना है कि आखिर ये जो क्रम बढ़ रहा है वो किस तरीके से क्रम को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो फिर यहां पर क्वेश्चंस ऐसे आपसे आसानी से बन जाएंगे। ये प्रश्न उत्तराखंड टेट के 2022 पेपर में पूछा गया था। अब इसको पूछने का तरीका समझिएगा, क्या तरीका दिया गया कि ये जो है आपका क्या दिया गया कि भाई यहां पे एक जोड़ लो। क्या जोड़ लो? एक। फिर यहां पर आप देखेंगे तो 3 और 5 में 2 जोड़ दिया गया, बिल्कुल सही है। 5 और 9 में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर 4 जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से 9 और 17 में देखेंगे तो 8 जोड़ दिया गया। कितना? 8। लेकिन फिर बात आती है कि 17 से सर 33 करने में कितना जोड़ा गया। सर 33 करने में कितना जोड़ा गया, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पर आपका 16 जोड़ा गया। अब ये जो आपको 1 2 4 6 8 और 16 मिल रहा है, ये आखिर किस तरीके से मिला, तो उसको समझते हैं कि एक को प्राप्त करने के लिए आपने देखा कि अगर 2 के ऊपर हम घात 0 लगा दें तो हमें 1 मिल जाता है। 2 के ऊपर अगर घात 1 लगा दें तो हमें 2 मिल जाता है। जो हमें 2 ये मिला हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2 की घात अगर मैं 2 कर देता हूं तो हमें 4 मिलता है और 4 आप इधर देख पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चीजों को। 2 के ऊपर 3 की घात लगा दी तो आपको ये कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। 2 के ऊपर अगर मैंने घात 4 लगा दी तो ये हमें 16 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? 2 के ऊपर हम 5 घात लगा दें। जैसे ही मैं 2 के ऊपर 5 घात लगाऊंगा वैसे ही साथियों ये हमें 32 दे देगा। कितना दे देगा? 32 दे देगा। और यहां पर आप देखेंगे कि 32 32 और ये हमारा पहले से 33 दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाकर के जो उत्तर मिलेगा वो 65 मिलेगा। कितना मिलेगा? 65 मिलेगा। अर्थात आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पैटर्न समझिएगा। 2 में 1 जोड़ा, 3 हुआ, 3 में 2 जोड़े, 5 हुआ, 5 में फिर 9, 4 जोड़ दिए, 9 में 17 करने के लिए 8 जोड़े, 8 17 को 33 करने के लिए हमने 16 जोड़े। और अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा? 32 होगा। कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। आंसर आपको समझ में आ गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कहा गया कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, तो उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। 2 चीजें समझ में आनी चाहिए कि आखिर संपूरक कहते किसे हैं। पहली चीज तो संपूरक समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिर कोटि पूरक क्या होता है। अगर ये 2 चीजें हमारी समझ में आ गई तो फिर उत्तर ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो, अब कोटि पूरक जो होता है वो 2 कोणों का योग। कितना दोस्तों? कोटि पूरक किसे कहेंगे? 2 कोणों का योग
दो कोणों का योग मान लेते हैं कोण x और कोण y, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, इन दोनों का योग, जो दो कोण हैं इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। इसी प्रकार से संपूरक कोण कहा जाता है कि अगर दो कोणों का योग यदि 180 हो तो उसे हम संपूरक कहते हैं। मतलब इस कोण का ये संपूरक होगा, एक दूसरे के वे संपूरक कहलाएंगे, ऐसे ही एक दूसरे के वे कोटपूरक कहलाएंगे। कोटपूरक कब कहलाएंगे? जब दो कोणों का योग 90 हो। अब देखो यहां पर अगर मैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करूं तो ये कह रहा है संपूरक कोण। ठीक है, तो एक कोण का संपूरक कोण, तो एक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? अगर मैं यहां पे सबसे पहले संपूरक कोण निकालने का प्रयास करूं कि आखिर संपूरक कोण क्या होगा, तो संपूरक कोण क्या होगा भाई? मान लेते हैं संपूरक कोण हमारा निकल के आता है जी कितना, कहा इन्होंने कि भाई यही तो होगा अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। भाई अगर मैं बाई की वैल्यू निकालूं तो एक्स को माइनस करना पड़ेगा, वही मैंने किया, तो संपूरक कोण तो ये निकल के आ गया। अब इन्होंने कहा जी कोटपूरक कोण, समझिएगा तभी समझ में आएगा। कोटपूरक कोण, अब जो कोटपूरक कोण है वो कैसे निकालेंगे? तो 90 में से मैं x माइनस कर दूं भाई, 90 में से मैं x माइनस कर दूं भाई, क्योंकि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटपूरक कोण का 4 गुना है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 180 माइनस एक्स 4, भाई तभी तो हम बराबरी कर पाएंगे। भाई ये जो चीज आ रही समझ में आ रही है? भाई संपूरक कोण उसके कोटपूरक कोण का, जो कोटपूरक कोण है ना उसका 4 गुना है, तो तभी तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी, संपूरक कोण और कोटपूरक कोण का 4 गुना। तो बराबर कर दिए, सॉल्व कर लेना है यहां पे। अब आप देखेंगे कि 180 माइनस एक्स 4 निम 36 360 माइनस 4x। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, इस 4x को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स प्लस 4x, और ये जो है आपका 180 है इसको आप इधर ले जाएंगे, साइड चेंज वाला रूल, तो यहां पे आप 180 कर लेंगे। अब क्या होगा, यहां पे आपके पास बचेगा जी 3x, यहां पे बचेगा जी 180, x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा जी 60। समझ में आ रही है बात? तो जो कोण है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके सामने? कोण की वैल्यू यहां पर 60 निकल के आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि दिए गए सवाल का आंसर और जो सॉल्यूशन है वो आपकी समझ विकसित कर पा रहा होगा कि आखिर संपूरक कोण किसे कहते हैं, आखिर कोटपूरक कोण किसे कहते हैं, और उस पर बेस्ड सवाल किस प्रकार से हल किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर कहा गया कि वर्तमान में ए और बी का अनुपात 3:5 है। बी ए के अनुपात से बी ए से 10 वर्ष बड़ा है। ए की वर्तमान आयु बताइए। मतलब क्या कहा है समझिएगा, इन्होंने कहा है कि ए और बी के बीच में जो अनुपात है वो 3:5 है ना। तो अगर मैं ए की उम्र निकालूं, तो वो ए की उम्र अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगी भाई? 3x हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बी की उम्र की बात करूं कि बी की उम्र क्या होगी, ठीक है, अगर मैं बी की उम्र की बात कर रहा हूं तो ये 5x हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों की उम्र का अंतर अगर मैं निकालूं, अगर मैं इन दोनों की उम्र का a माइनस बी कर दूं तो दोनों की उम्र का अंतर निकल के आ जाएगा, a माइनस बी नहीं, b माइनस ए। भाई दोनों की उम्र का अंतर निकालना है मुझे, तो मैं 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x हो जाएगा। और यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी और ए के, बी ए से 10 वर्ष बड़ा है। बी जो है वो कहा भाई कि 10 वर्ष बड़ा है। तो अगर मैं यहां पर जो बी और ए के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, भाई डिफरेंस कितना है? 10 वर्ष। यहां पे भी हमने डिफरेंस निकाल दिया, तो मैं 10 को क्या 2x के बराबर नहीं रख सकता? क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन दिया है हमें उसको आप देखेंगे तो इस हिसाब से b माइनस ए करने पर हमें कितना मिलता है? 10 वर्ष मिलता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है?
b माइनस ए 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे दो पंजे कितना निकल के आएगा, तो आप देखोगे कि दो पंजे हमारा भाई कितना निकल रहा है, भाई 5 निकल रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 5। ये है। इसको अब आपसे चाहे a की उम्र पूछे आप बता दोगे, चाहे आपसे b की उम्र पूछे आप बता दोगे। मेरे हिसाब से जो a की उम्र निकल के आ रही है वो 5 3 15 वर्ष निकल के आ रही है, और b की उम्र साथियों 25 वर्ष निकल के आ रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए चले आगे की ओर। कहा गया कि 450 का 60% कितना होगा। 450 का 60% कितना होगा, समझते हैं। सीधे से प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां पे 450 को आप ये लिखोगे का 60%, तो 60 जो परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे उसके बजाय सीधा सीधा 100 लिख दे। यहां पे आप इसको ऐसे कर दोगे, कत्लेआम कर दोगे, कत्लेआम। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180 होता है, और 9 तियो 27 होता है। मतलब जो उत्तर निकल के आने वाला है वो 270 निकल के आएगा। 6 पंजे 30, ठीक है, 6 चक 24 और 3 27। तो उत्तर आपका क्या होगा यहाँ पे, सही है। समझ में आ रहा है प्रश्न? ऐसे प्रश्न आते हैं आपके उत्तराखंड में, आराम से पेल दोगे। ठीक है, बस जो प्रश्न समझा दिए उनको समझते रहना। सभी प्रश्न आपके यूपी टेट के, यू टेट के जो भी हैं उनको मैं सबको कराने वाला हूं बढ़िया तरीके से। कम प्रश्न रहेंगे, छोटी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे देखो कहा गया कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। मान लेते हैं, इस तरीके से मान क्या लेते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा, कि मान लीजिए ये कोई पोल है और एक रेलगाड़ी यहां से क्रॉस कर रही है। तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि रेलगाड़ी जब क्रॉस करेगी किसी पोल को, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, मान लेता हूं मेरी रेलगाड़ी ये है, ये रेलगाड़ी है और ये पोल है वो। तो यहां पे आप देखेंगे कि रेलगाड़ी ने यहां से डिस्टेंस तय करना शुरू की, और ये जब तक इसको पार नहीं कर लेगी इस वाले हिस्से को, तब तक हम उसे क्रॉस नहीं मानेंगे। तो हमें मेनली क्या करना है कि हमें किसी भी तरीके से रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। जब रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी तो फिर हम बिना किसी समस्या के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमको यहां पे गति भी नहीं दे रखी है। उन्होंने क्या कहा कि एक बार जो है जो खंबा पड़ता है उसको रेलगाड़ी 15 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। आपको रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अब पहली कंडीशन क्या बनेगी यहां पे समझिएगा। पहली कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी गति। गति कब, पहली गति, पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग, पहली चीज के अकॉर्डिंग कि गति कितनी होगी, तो आप कहते हो मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गति की बात हो रही है यहां पे, तो क्या करोगे आप, डिस्टेंस किसकी, रेलगाड़ी की, और रेलगाड़ी की डिस्टेंस को मैं एल मान ले रहा हूं, कितना, एल मान के चल रहा हूं। तो अगर मैं गति की बात कर रहा हूं पहली गति की, तो एल बटे 15 सेकंड हो जाएगा। भाई लंबाई जो भी है और हमने वो सेकंड में ले लिया। अब बात आती है गति सेकंड की। भाई गति सेकंड क्या होगी, भाई गति तो एक ही होगी ना, भाई रेलगाड़ी एक ही स्पीड में चल रही होगी। तो वहां पे कहा गया कि जो गति सेकंड है वो कह रहा है कि और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितना, 100 मीटर लंबे। तो अगर समझो ये तो मेरा तब क्या था, ये तो मान लो तब पोल था। अगर रेलगाड़ी ये है और प्लेटफॉर्म ये है, तो अब समझो यहां से रेलगाड़ी क्रॉस करना शुरू करेगी, यहां से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। भाई क्रॉस तभी तो मानोगे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, एल तो ये हो गई लंबाई किसकी, रेलगाड़ी की, और ये काय की हो गई, प्लेटफॉर्म की, है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां पे कहा गया कि एल प्लस 100 अपॉन
25 सेकेंड। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब ये 25 सेकेंड रखो मत रखो ये आपके ऊपर है, ठीक, यहां पे मत लगाना। और क्या है, जब इन दोनों को हमने हटा दिया तो अब दोनों गति हम बराबर कर ले। भाई गति पहले के अनुसार और गति सेकंड के अनुसार दोनों बराबर होनी चाहिए। तो L अपॉन 15 L प्लस 100 अपॉन 25, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या करने वाले हो, 25 L इक्वल टू 15 L प्लस 15 गुणा 100 है ना, तो 1500। इसको इधर लाओगे माइनस कर लोगे तो बचेगा आपके पास 10L, मतलब 10L मतलब लंबाई गुणा 10 है ना, और ये आपका बचा जी 1500, यही है। तो लंबाई अगर मैं निकालूं तो क्या वो 150 निकल के नहीं आ रही है, 150 मीटर निकल के नहीं आ रही है? बोलिए, यही है सवाल। रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो हमने यहां पर गति प्राप्त कर ली, कितनी होगी? रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, 25 सेकंड लेती है, हमने यहां दूसरी गति प्राप्त कर ली। ठीक है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है। इन दोनों को बराबर कर लिया L और 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों की गति बराबर होगी, और फिर हमने आंसर निकाल दिया 150 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये हो गए, ये भी हो गया। ये है दोस्तों कि 250 का 3/5 कितना होगा? सिंपल सा प्रश्न है। 250 को आप ये लिखिएगा गुणा 3/5। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15, उत्तर मिल गया। इसी प्रकार के और भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संस्कृत की क्लास आपकी रात के 9:30 बजे होती है, हिंदी की क्लास आपकी 7 बजे होती है, शाम 7 बजे। ठीक है, बाकी मैथ की क्लासेस का टाइम यही रखेंगे जितने बजे आज आपको मिल रही है, 11 साढ़े 11। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।